हेलो नमस्ते जैन साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने शब्द रचना के 2 पार्ट पहले से ही आपको पढ़ा दी हैं। पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था शब्द के जो प्रकार थे, फिर भेद पढ़ाए। शब्द में उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर हमने शब्दों के 5 भेद बताए। वहीं अब हम ले रहे हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। पहला है आपका विकारी शब्द, दूसरा है आपका अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में आप लेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी क्या होता है। पहला लेंगे विकारी शब्द की परिभाषा लेते हैं हम। विकारी वे शब्द जो लिंग वचन, वे शब्द जो लिंग कोमा वचन कोमा कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, एक ऐसे शब्द जो लिंग यानी जिसमें महिला पुरुष की बात हो तो महिला के अनुसार बदल जाए या पुरुष के अनुसार बदल जाए। वहीं वचन के आधार पर अगर हम समझेंगे तो एक वचन, बहुवचन। कारक आपके कितने प्रकार होते हैं? कारक के आपके 8 प्रकार होते हैं। आगे से हम टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को कि लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। तो इनके अनुसार जब वो वाक्य में परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विकारी शब्द। क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब दूसरा आता है आपका अविकारी शब्द। क्या आता है? अविकारी। सीधी सी बात है, हिंदी स्वयं कहती है कि हिंदी है हम। हिंदी क्या कहती है? हिंदी है हम। यानी विकारी है तो इसमें तो विकार जो होंगे नहीं, क्योंकि बदलेगा, परिवर्तित हो जाती है। वहीं अविकारी क्या होता है? अविकारी को आपको पता है कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि आ लग गया यानी विलोम, उल्टा हो गया। इसमें जो चीज़ हो रही है वो इसमें नहीं होगी। तो वे शब्द जो लिंग कोमा वचन कोमा कारक के अनुसार क्या हो जाएंगे? के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। के अनुसार परिवर्तित का मतलब आपको समझ लग रहा है? परिवर्तित का मतलब होता है बदलना। परिवर्तित नहीं होते हैं। यह 4 होते हैं जो आपके अविकारी शब्दों के भी प्रकार होते हैं। कितने? यह 4 होते हैं। अगर आप इनकी लेंगे तो 4 कौन कौन से होते हैं? देखिए, विकारी शब्द तो वे हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी क्या है? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। और ये कितने प्रकार होते हैं? 4। तो उनमें से 4 में से हम लेंगे, पहला क्या है? समुच्चय बोधक शब्द, जो आपने देखा होगा, बचपन से भी पढ़ा होगा। समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे कि आप समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जैसे किंतु और परंतु, कोमा अतएव। एक वाक्य खत्म हो जाने के बाद उसके बीच में लग जाता है किंतु और परंतु अतएव। जैसे कि हम चले तो जाते परंतु हमें घर पे कुछ काम था। हम चले तो जाते लेकिन परंतु हमें कुछ काम था। हम चले जाते एक वाक्य हो गया वहीं, परंतु फिर दूसरा वाक्य बोला कि हमें घर पे कुछ काम था। तो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कौन? परंतु। वहीं किंतु और परंतु और अतएव, ये तीनों शब्द जब वाक्य को जोड़ते हैं तो इन्हीं को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला आता है आपका संबंध बोधक शब्द। क्या आएगा? संबंध बोधक
शब्द। संबंध का आपको पता है, जब किसी से संबंध या रिश्ता होता है तो हम उसको किसी ना किसी नाम से संबोधित करते हैं। तो संबंध बोधक शब्द वे शब्द जो शब्दों के मध्य वे शब्द जो दो शब्दों के मध्य यानी बीच में मध्य संबंध बताते हैं, यानी उनका रिश्ता बताते हैं कि भाई देखो ये वाक्य दूसरे वाक्य से किस प्रकार संबंध है, संबंध बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एवं, व, ए, पर, लिए, मैंने खाना बनाया उनके लिए, वो छत पर है। ये संबंध बता रहे हैं कि वो किस पर है, छत पर है। ये घर कब के आए हैं। इस तरीके के जो शब्द होते हैं हमारे क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक शब्द कहेंगे। भाई अगला आता है हमारा कौन सा, विस्मय बोधक शब्द। क्या आएगा, विस्मय बोधक शब्द। क्रिया विशेषण ले लेते हैं हम उससे पहले। क्रिया विशेषण शब्द, नाम ही बता रहा है कि क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब होता है काम, विशेषण मतलब होता है उस काम की विशेषता बताने वाला शब्द। काम कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है या फिर तेज हो रहा है, या काम अब तक हो जाएगा, इस तरह की जो विशेषता बतलाता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो इसी की परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द जो दो शब्दों के मध्य संबंध बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे शब्द जो क्या करते हैं, हमारे क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे यानी काम की बतलाते हैं। ये शब्द हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। इनकी एक नियम भी होता है कि ये शब्द हमेशा क्रिया के पहले आते हैं। ये हमारे शब्द कहाँ आएंगे, क्रिया से पहले आते हैं। जैसे आपने देखा हो, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे तेज दौड़ा, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वो कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, यानी उसकी विशेषता बतला रहे हैं। दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, यानी उसकी विशेषता बतला रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि क्रिया विशेषण। काम क्या कर रहा है, दौड़ने का, लेकिन कैसा कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, इसी को तो कहते हैं क्रिया विशेषण। वहीं धीरे बोला, बोल तो रहा है लेकिन कैसे बोल रहा है, धीरे। आज कल, काम कब होगा हमारा, आज या कल में। काम की विशेषता बता रहा था कि आज कल में काम हो जाएगा। अगला रहता है हमारा क्या, देखिए, विस्मय बोधक। सीधी सी बात है, जब कोई ऐसा शब्द जो आश्चर्यचकित वाली भावना दर्शाता है, ऐसे शब्द को हम विस्मय बोधक कहते हैं। कोई चीज़ जो अचानक घटित होती है, अचानक बोलते हैं, या कोई आश्चर्यजनक से किसी चीज़ को देखते हैं फिर बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विस्मय बोधक।
बेशब्द बेशब्द जो आश्चर्य, अचानक मान लीजिए किसी को सरप्राइज़ मिल गया, अचानक कोई व्यक्ति आपके घर पे मेहमान आ गया, आपने नहीं देखा हो, तो आप क्या कहेंगे, अरे बुआ आ गई, अरे मामी आ गई। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, आप अचानक किसी को देखकर बोलते हैं, तो इसी शब्द को बोलते हैं हम क्या, कि भाई हमारा विस्मयबोधक। बेशब्द जो आश्चर्य का बोध कराते हैं, बेशब्द जो आश्चर्य का बोध कराते हैं, इसके आगे क्या होगा, विस्मयबोधक। इसके आगे विस्मयबोधक या विस्म सूचक भी कह सकते हैं, विस्म सूचक विराम चिन्ह जो आपका आता है, विराम चिन्ह लगता है। क्या लगता है, विराम चिन्ह लगता है। यह वाक्य के शुरू में आए, यह इनकी एक और विशेषता है कि जब कहाँ आते हैं, वाक्य के शुरू में ही आते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई अचानक से चीज़ देखते हैं तो अचानक आपके मुँह से आश्चर्य वाली चीज़ पहले ही निकलती है, बाद में नहीं निकलती है। तो यह वाक्य के शुरू में आए या फिर आते हैं, लिख सकते हैं, शुरू में आते हैं। जैसे आहा, अगर कोई चीज़ अच्छी, आहा मज़ा आ गया, क्या बात है। और दूसरा शब्द है छी छी छी। अगर कोई आपने वैसी चीज़ गंदी देख ली जिससे आपके मन में घृणा की भावना आ गई, तो उसको बोलेंगे छी छी। कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो धूल मिट्टी में खेल रहा हो, तो या फिर किसी कीचड़ में चला गया, तो आपको लगे छी छी कितनी गंदी बात है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं। फिर अगला होता है अरे अरे मामा जी आप कब के आए, अरे बुआ जी आप कब के आए, जो आश्चर्य वाली शुरू में ही जो शब्द निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विस्मयबोधक शब्द। तो आपने यहाँ तक समझा। तो हमारे जो होते हैं प्रयोग के आधार पर कितने हो गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। वहीं आपके जो अविकारी होते हैं, लिंग वचन के अनुसार वो नहीं बदलते हैं। अगर आपने देखा हो कभी किसी वाक्य में, तो किंतु परंतु जब आता है तो कोई वाक्य चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, लेकिन ये वाक्य में शब्द नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल में हम एक बार समझा सकते हैं आपको। ये देखिए, मोहिनी धीरे बोलती है, मोहिनी धीरे बोलती है। तो इस प्रकार जो हमारा शब्द है, आपने देखा इसमें कौन सा है, क्रिया विशेषण का शब्द है इसमें, लेकिन इसमें कौन सा है, अविकारी शब्द है। कैसा है, अविकारी शब्द है जो कि परिवर्तित नहीं होते हैं। मोहन या मोहिनी दोनों धीरे ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कि वो धीरा बोलता है, धीरे ही बोलते हैं, दोनों के लिए एक ही शब्द है। तो ऐसे शब्द जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आपके विकारी शब्द और अविकारी शब्दों की डेफिनेशन होती है। चलिए हम इसको आगे चलते हैं। आपको क्लासेस लेने में थोड़ा लाइट का वगैरह प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका हम सभी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आप बस बने रहिए। अभी हमारी शुरुआत है, तो इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको देखिए, एजुकेशन चाहो तो एक विद्यालय का, अच्छी बिल्डिंग का होना ज़रूरी नहीं होता। एजुकेशन तो आपको किसी भी, मान लीजिए जिसमें मरम्मत भी नहीं हुई हो, उस बिल्डिंग में भी अच्छी मिल जाती है। एजुकेशन का मतलब होता है हमें पढ़ना। सुविधाएं अगर आप देखोगे तो सुविधाएं वाला इंसान अक्सर सुविधाओं में उलझ के रह जाता है, पढ़ने की चीज़ें काफ़ी प्राप्त कर पाता है। उनकी जो चकाचौंध होती है, उसकी दृष्टि उसी पर रहती है, जिससे उसका पढ़ने पर दिमाग नहीं जाता है। मान लीजिए कोई अच्छा स्कूल है, जो अच्छी इमारत बनी है, उसकी बिल्डिंग पर ही जाएगा,
लेकिन जब आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो खेल खिलौनों और उनके आधार पर उसकी फ़ीस वगैरह सभी पालकों से ली जाती है, बच्चों से तो एक्स्ट्रा। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसको वहीं कम रुपए में अच्छी एजुकेशन देता है, क्योंकि एजुकेशन कभी भी स्थान की मोहताज नहीं होती है। एजुकेशन किसी भी जगह पर मिल सकती है, लेकिन अगर आप उसको मन लगाकर पढ़ते हैं तो। अब अगला आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं। अर्थ के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हो गए हमारे शब्द, वहीं प्रयोग के आधार पर हो गए। अब उनका अर्थ किस आधार पर निकलेगा, तो अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के 3 रूप होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं। शब्द के अर्थ के आधार पर हमारे शब्द के कितने रूप होंगे, 3 रूप होते हैं। 3 रूप होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने रूप होंगे, 3 रूप। पहला है वाचक शब्द। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई सबसे पहले आपने हिंदी क्यों पढ़ाई, तो देखिए इंग्लिश ग्रामर आप कितने भी एजुकेशन में आगे बढ़ोतरी में हो जाइए, लेकिन हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत पड़ती है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हिंदी की अगर आपने ग्रामर में अच्छे से पकड़ बना ली तो इंग्लिश में आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी का जो हमारा क्या है, हिंदी की जो हमारी चीज़ है, अगर हिंदी की ग्रामर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारी क्लास में बने रहते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर, तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। तो देखिए वाचक शब्द में क्या होता है, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका क्या होता है, सीधा अर्थ निकलता है। यह अर्थ अविद्या शक्ति के द्वारा निकलता है। आपको आगे सब समझ में आएगा। अविद्या शक्ति के द्वारा निकलता है। अर्थ के आधार पर अगर हम पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के अनुसार शब्द के 3 रूप होते हैं। और पहला है वाचक शब्द, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ निकलता है, जिसके लिए हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, इसी को बोलते हैं अविद्या शक्ति। तो अविद्या शक्ति के द्वारा अर्थ निकलता है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, वाचक शब्द बोलेंगे। जैसे देखेंगे शेर जंगल में रहता है, जैसे शेर जंगल में रहता है। सीधी सी बात है, किसके बारे में हो रही है, जो वाचक शब्द है वही है कि शेर जंगल में तो रह रहा है, लेकिन कौन रह रहा है, शेर। यानी शेर के बारे में वाचक शब्द सीधा बता रहा है, उसमें ना हमें किसी की सहायता लेनी पड़ रही है, ना किसी व्यक्ति से पूछना पड़ रहा है भैया शेर किस में रहता है, क्योंकि हमारे वाक्य में सीधा बोल रहा है कि शेर जंगल में रहता है। गाय पालतू जानवर है। गाय क्या है, पालतू जानवर है। इसमें जो हमारे वाचक शब्द हैं कि गाय पालतू जानवर है, सीधा वाक्य में बोल दिया है, तो इसमें जो हमारे वाचक शब्द होंगे वो क्या होंगे, एक तो शेर और एक गाय।
क्योंकि दोनों ही अपनी भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं और हमें सीधा अर्थ दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, शेर और गाय। वहीं दूसरा होता है हमारा लक्षक शब्द। अर्थ के आधार पर अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, लक्षक शब्द। पहला क्या है, वाचक शब्द, दूसरा है हमारा लक्षक शब्द। वह शब्द जिसका अर्थ सीधा ग्रहण नहीं किया जाता, जिसका हम क्या करते हैं, सीधा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु लक्षण के आधार पर अगर हम उसका अर्थ निकालेंगे तो हमें सीधा अर्थ नहीं देता, लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जिसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। किसके पर, लक्षणा शक्ति। देखिए, जिसका हमें सीधा अर्थ निकल जाता है उसके लिए हमें किसी वाक्य का और किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अविद्या शक्ति। लेकिन वहीं जब वह शब्द जिसका अर्थ सीधा तो नहीं ग्रहण किया जाता अपितु लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे आपको डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो डॉक्टर ने पूछा होगा, भाई आपको क्या तकलीफ है, वो कहेंगे वही खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है और हाथ पैर टूट रहे हैं कई दिनों से, हमें थोड़ी सी कमजोरी भी है, तो वो समझ जाएगा भाई इसको फीवर है, इसका चेकअप करो। या तो उस हिसाब से जैसे आप कहेंगे भाई मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और देखती हैं तो इसमें से चीची तरह के रेंगती हैं, तो कहें भाई इसको बीपी की प्रॉब्लम है, इसका चेकअप करो। क्योंकि वो लक्षण के आधार पर पहचान करता है कि आपको समस्या क्या है। उसी आधार पर शब्द का भी जब हम अर्थ की पहचान करते हैं तो किसके आधार पर करेंगे, लक्षण के आधार पर। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि भाई लक्षण शक्ति के आधार पर इसका प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पर मान लीजिए देखने आया तो कि भाई आपकी लड़की कैसी, तो बोलते भाई हमारी लड़की तो भाई गाय है एक तरह, यानी गाय एक पालतू जानवर है और गाय एक ऐसा है जो किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता, किसी से ज़्यादा झगड़ता नहीं है, एक ऐसा जानवर है जिसका डर नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि भाई वो तो सही है। जैसे सीता तो गाय है, जैसे सीता तो गाय। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय है, जानवर है। उसका मतलब ये है कि भाई गाय जितनी सीधी है हमारी बच्ची भी उतनी ही सीधी है। सीता तो गाय है। तो वहीं जैसे मोहन तो चूहा है, मोहन तो चूहा है। चूहा जिस प्रकार बिल्ली के आने से बिल में तुरंत चला जाता है, वहीं मोहन भी कैसा है, चूहे की भांति है, यानी उसके लक्षण ही ऐसे हैं। तो उसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या हो जाता है। तो इसमें जो लक्षण है, लक्षण शक्ति, वो क्या होंगे आपके गाय कोमा चूहा, क्योंकि हमें उस व्यक्तियों में किन के लक्षण हैं, गाय के और चूहे के। तो इसी को हम कहते हैं कि लक्षण शक्ति का ही शब्द है। अगला आता है हमारा तीसरा अर्थ के आधार पर, जिसको बोलेंगे हम व्यंजक। क्या बोलेंगे, व्यंजक। व्यंजक वो होता है वो शब्द जो ना तो सीधा अर्थ देता है और ना ही लक्षण के आधार पर, ये एक अलग हटकर ही अर्थ निकालता है और ये अर्थ व्यंजना शक्ति से ही निकलता है। जैसे आपने देखा हुआ वह शब्द जो ना तो सीधा अर्थ देता है, ना तो सीधा अर्थ देता है, ना ही ऐसा शब्द जो ना तो सीधा अर्थ देगा और ना ही लक्षण के आधार पर देगा।
ना ही लक्षण के आधार पर देगा, अपितु एक अलग हटकर अर्थ होता है, एक अलग हटकर अर्थ होता है। यह अर्थ किससे निकलेगा? व्यंजन शक्ति से ही निकलता है। व्यंजक शक्ति से निकलता है। देखिए, आविदा शक्ति हो गई जिसमें हमने सीधा अर्थ समझा, लक्षण जिसमें हमने लक्षणों के आधार पर समझा तो लक्षण शक्ति। वही व्यंजक क्या हो गया? वह शब्द जो ना तो सीधा अर्थ देता है और ना ही लक्षण के आधार पर देगा, अपितु एक अर्थ जो होता है वो एक अलग हटकर ही निकलता है, जो व्यंजक शक्ति के आधार पर निकलता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे से इसको बता रहे हैं। व्यंजक शक्ति को आपने देखा कि किसी अलग हटकर ही देगा, वहीं आपने देखा कि हमारा जो लक्षक है वो लक्षणों के आधार पर देगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं व्यंजक शक्ति का। जैसे देखिए, जैसे तुम तो बड़े गुरु निकले, तुम तो बड़े गुरु निकले, ये वाक्य, तुम तो बड़े गुरु निकले। अब इसमें ये नहीं है कि भाई उसमें गुरु जैसे लक्षण हैं या फिर कोई सच में वो गुरु है। तुम तो बड़े गुरु निकले, यानी गुरु निकले का मतलब है बहुत चालाक व्यक्ति जिसने अपना काम बड़ी चतुराई से व्यक्तियों से करवाया हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े गुरु निकले। आप देखिए, शब्द शक्ति अगर हम कहेंगे कि भाई इसमें आपने देखा, अगर पूछा जाए कि शब्द शक्ति कितनी होती है, तो शब्द शक्ति अगर हम कहेंगे तो कितनी होती है? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? शब्द शक्ति 3 होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी अविदा। पहली कौन सी होती है? अविदा शक्ति। दूसरी होती है आपकी लक्षणा। और तीसरी होती है आपकी व्यंजना। ये तीनों आपकी शक्ति होंगी। अविदा जिसमें सीधा अर्थ निकले, लक्षणा जिसमें लक्षण के आधार पर, वही व्यंजना जिसमें कोई अलग हटकर ही अर्थ निकलता है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? लक्षणा शब्द, व्यंजन शब्द कहेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये हो गए हमारे किसके आधार पर? शब्द शक्ति के आधार पर। वही हम अगला देखते हैं। अब अर्थ के आधार पर अन्य और भी भेद हैं जो हमने आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि उनको हम जब लेंगे तो वो उसी शब्द में आ जाता है। तो एक बार बारीकी से देख लीजिए कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर अन्य भेद, अर्थ के आधार पर क्या है? हमारे अन्य भेद हैं। जैसे एकार्थी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, तीसरा है आपका पर्यायवाची, चौथा है हमारा विलोम, पांचवा है हमारा शब्द योगम, और ये शब्द युगम में क्या होते हैं कि 2 जोड़े से आते हैं, जिसको गूढ़ार्थ या सूक्ष्मार्थ भी कहते हैं। और भी आता है जैसे विलोम, विलोमार्थी शब्द,
क्या होता है, विलोमार्थी शब्द, इसमें उल्टा होता है। समुच्चरित शब्द क्या होता है, समुच्चरित शब्द। देखिए एकार्थी क्या होते हैं, हम इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो इनकी डेफिनेशन में समझाएंगे, तो आप थोड़ा सा उनको एक एक से वैसे समझ लीजिए। एकार्थी वे शब्द जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे एक ही अर्थ का बोध कैसे कराएं, जैसे विष्णु, सगुण, निर्गुण, प्रणाम, इस तरीके के जो शब्द हैं जो इनका अर्थ यही होता है, विष्णु का अर्थ विष्णु ही निकलेगा, यानी एक ही अर्थ कराएगा। सगुण का अर्थ सगुण एक ही अर्थ देगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं हमारे। वहीं आता है हमारा अनेकार्थी शब्द, वे शब्द। देखिए हिंदी खुद कहती है कि हिंदी हैं हम, ये क्या कह रहा है, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ देते हो। वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ का बोध कराते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पत्र, तो पत्र एक तो होता है जो व्यक्ति को भेजा जाता है, वहीं एक होता है पत्ता को भी पत्र कहते हैं। आपने देखा किसी पेड़ का पत्ता है उसको भी पत्र कह देते हैं। और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को हमें भेजना होता है तो उसको चिट्ठी, तो उसको भी पत्र कहते हैं। और दूसरा होता है आपका, जैसे कि आप लीजिए कृष्ण ले लिया, तो कृष्ण का मतलब एक होता है काला, आपने सोचा होगा श्री कृष्ण भगवान होता है, तो ये तो होता ही है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम है तो कृष्ण तो नाम है, लेकिन उसके संदर्भ में अगर हम उसका अर्थ समझेंगे तो एक अर्थ कृष्ण का मतलब काला भी होता है, और दूसरा होता है पखवाड़ा। क्योंकि आपको पता है कुछ एक महीने में ऐसा होता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पड़ता है। कृष्ण पक्ष में काली रातें चलती हैं जबकि शुक्ल पक्ष में उजियारी रातें चलती हैं। तो इसी संदर्भ में कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा था क्योंकि वो काली रात में जन्मा था। अब अगला आता है आपका पर्यायवाची। तो वे शब्द जो एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं, यानी वे शब्द जो क्या करते हैं, एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं। मान लीजिए आपका नाम सोनू है, दोस्तों का आपने मोनू रख लिया, कुछ किसी ने टिंकू रख लिया, नाम तो आपके अलग अलग हैं लेकिन व्यक्ति तो आप एक ही हो ना। तो इस प्रकार वे शब्द जो एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे नर, नर का मतलब क्या हो गया, आदमी हो गया। फूल कह दिया किसी ने, और किसी ने कहा कुसुम है, किसी ने कहा सुबन है, किसी ने कहा प्रशुग है। तो इस प्रकार की जो शब्द आते हैं अलग अलग लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला आता है विलोम। विलोम वे शब्द जो विपरीत शब्द, विपरीत यानी उसका उल्टा, क्या होता है, उल्टा। जैसे आपने देखा हो अगर स्त्री है तो स्त्री का क्या होगा, पुरुष। वहीं कृष्ण है तो उसका क्या होगा, शुक्ल, क्योंकि कृष्ण का मतलब क्या हो गया, काला, शुक्ल का मतलब क्या हो गया, उजियारा। शब्द युगम, अगर हम अगला टॉपिक देखें शब्द युगम, हम इनको बारीकी से समझाएंगे तो उसके साथ भी आप समझ लीजिए। वे शब्द जो जोड़े से आते हैं, समझ देखिए शब्द खुद बता रहा है, शब्द युगम, युगम माने जोड़ा, शब्द यानी शब्दों का जोड़ा। वे शब्द जो जोड़े से आते हैं अर्थात दो शब्दों का एक साथ आना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं जिसको गूढ़ार्थ या सूक्ष्मार्थ कहते हैं। वे शब्द जिनमें बाह्य अर्थ में समानता तो दिखाई देती है, ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर हम उसका अर्थ अंदर जाके देखेंगे तो सूक्ष्म अर्थ में अंतर पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अस्त्र शस्त्र, क्या हो गया, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र एक तो होता है क्या, शस्त्र, दूरे, और इसका मतलब होता है क्या, बांस भी होता है और एक हथियार भी होता है जिसका इस्तेमाल हम सेना में करते हैं युद्ध के लिए। आदान प्रदान, आदान का मतलब क्या था, छोटा जब किसी बड़े को कुछ देता है। आदान प्रदान एक जैसे शब्द नहीं है, जैसे आपने देखे होंगे आदान प्रदान, कहते ना भी आदान प्रदान कर लो। तो देखिए इसमें आदान किसे कहते हैं, आ का मतलब कहता है अनुज, अनुज यानी छोटा। तो इसी से हम देखें कि छोटा बड़े को जब कोई देता है, कुछ मान लीजिए छोटा भाई है और उसने किसी बड़े भाई को अगर कुछ गिफ्ट दिया, कुछ उपहार दिया, जैसे अभी न्यू ईयर आने वाली है जिसे नववर्ष कहते हैं, तो जो कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक और हिंदी संस्कृति के आधार पर हमारी नववर्ष नहीं है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई न्यू ईयर है, लेकिन मान्यता सब इसी को देते हैं क्योंकि इसके आधार पर कैलेंडर आपका चेंज हो जाता है।
तो छोटा जब बड़े को देता है, छोटा जब किसी बड़े को कुछ उपहार देता है या कोई भी चीज़ देता है तो इसको कहते हैं भाई आदान कर रहा है। वहीं लेकिन जब बड़ा छोटे को देता है, बड़ा छोटे को देता है तो इसको हम कहते हैं भाई प्रदान है। क्या है? प्रदान है। तो ये दोनों शब्द में जो युग्म जो चिन्ह आता है इसी को हम कहते हैं क्या? शब्द युग्म। क्या कहते हैं? इस तरीके का चिन्ह दो शब्दों के बीच लग जाए तो आप पहचान लेंगे शब्द युग्म का शब्द है ये। अगला है विलोमार्थी शब्द युग्म। वे शब्द जो विपरीत शब्द का बोध कराते हैं और एक साथ आ जाते हैं, इसी शब्द युग्म का है कौन सा प्रकार? अभी जो आदान प्रदान इस तरीके के शब्द समझाए हमने, एक क्या था? गूढ़ार्थ और सूक्ष्मार्थ कि दोनों एक जैसे तो ध्वनि कर रहे हैं लेकिन अर्थ क्या निकल रहे हैं, दोनों के अलग अलग निकल रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम गूढ़ार्थ या सूक्ष्मार्थ कहते हैं। वहीं विलोमार्थी दोनों शब्दों के बीच में ये शब्द युग्म तो आएगा, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, रात दिन, रात दिन। लेकिन इसमें भिन्नता क्या है कि एक दूसरे के विलोम है, पाप का, पुण्य, रात का, दिन। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विलोमार्थी शब्द। तो गूढ़ार्थ और विलोमार्थी शब्द जिस शब्द युग्म के दो प्रकार हैं। अगला आता है हमारा कौन सा? समुच्चरित शब्द। वे शब्द कौन से? समुच्चरित। तो देखिए वे शब्द युग्म जिनके उच्चारण कैसे होते हैं? समान है, यानी जब हम उनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वो समान है। तो ऐसा उच्चारण जिसके क्या हो? समान हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? समुच्चरित। किंतु अर्थ में कैसे हो? किंतु बोलने में क्या हो? उच्चारण में समान होते हैं किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं, किंतु अर्थ में भिन्नता होती है, यानी जो उनका अर्थ है वो क्या निकलेगा? अलग निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? समुच्चरित शब्द कहते हैं। जैसे कल, कली, कल, कली, ये योजक शब्द है। कल और कली दोनों बोलने में और वैसे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका क्या है? जैसे कि कल जो होती है युग्म का नाम है, अधकिला फूल होता है। क्या होता है? अधकिला फूल होता है। जैसे एक होता है पुर और एक होता है पूर। तो एक पुर का मतलब होता है पीछे पीछे और एक पूर का मतलब होता है बाढ़। इसका मतलब क्या होता है? बाढ़। और एक पुर का नाम क्या होता है? पीछे। किसी गांव का नाम होता है तो उसके आगे पुर लग जाती है, जनकपुर, रामपुर। तो यानी वो किसी के पीछे हैं, तो पीछे पीछे जो होते हैं उनके लिए भी शब्द यूज होता है। अगला जो हमारा शब्द होता है कौन सा होता है? समूह बोधक शब्द। कौन सा होता है? समूह बोधक शब्द। समूह बोधक शब्द स्वयं बता रहा है कि समूह की बात होती है। इसमें एक शब्द सार्थक होता है। क्या होता है? एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है, यानी एक का तो अर्थ निकलता है लेकिन एक का अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसा शब्द क्या होगा? निरर्थक। किंतु निरर्थक शब्द सार्थक शब्द में अर्थ में विस्तार कर देता है। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सार्थक समूह शब्द की, देख लीजिए। इसमें एक शब्द सार्थक होता है, एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। किंतु निरर्थक शब्द क्या करता है? सार्थक शब्द के अर्थ में
विस्तार कर देता है। देखिए, इसमें एक शब्द क्या होता है, सार्थक होता है, यानी जिसका अर्थ निकलता है, और दूसरा क्या होता है, निरर्थक, जिसका अर्थ नहीं निकलता है। किंतु वही निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के अर्थ में क्या कर देता है, विस्तार कर देता है। विस्तार यानी उसको अर्थ को बढ़ा देता है। जैसे अर्थ का विस्तार कर दे, जैसे कि मान लीजिए कपड़ा, लत्ता। कोई कहते भाई कपड़ा लत्ता जले हैं हमारे। कपड़ा का मतलब है किसी वस्त्र की बात हो रही है, यानी कपड़ों की बात हो रही है। लेकिन लत्ता क्या है, निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल हो जाता है इसका। लेकिन इसने काम का तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया, सार्थक शब्द में विस्तार कर दिया, शब्द को बड़ा कर दिया कि भाई कपड़ा लत्ता। लेकिन वही अगर हम कपड़ा लिखते तो छोटा रहता, कपड़ा लत्ता लिख दिया, यानी वो हमारा शब्द कैसा हो गया, बड़ा हो गया। जैसे कि आप भाई जलपान, जलपान, आप जलपान करके आए हैं कि आप, अगर कोई मेहमान आता है, भाई आप पानी पियेंगे क्या, जलपान करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी की पूछ रहे हैं, आपको पानी की ही पूछ रहे हैं। पान तो उन्होंने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लिया है, तो जलपान करेंगे क्या, इस तरीके की भाषा में जब हमने देखा तो इसमें शब्द में जो विस्तार कर दिया, निरर्थक शब्द ने क्या कर दिया, जल में विस्तार कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम सम्यक्बोधक शब्द युग्म। तो हमने क्या है, कल हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन उसकी वजह से हमने थोड़ा सा क्लासेस को लंबा कर दिया है और हमारा शब्द यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो अपना सपोर्ट और साथ बनाए रखिए, और हमारे चैनल में देखिए और कई व्यक्तियों को शेयर भी कीजिए, जिससे उनको पता चले कि हमें कम सुविधा में भी अगर इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। आप किसी से मिलान कर सकते हैं, अगर हमारी हिंदी में कुछ कमी है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, हम सुधार करेंगे। तो यहीं तक हमारी क्लास हम आज समाप्त करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद हमारे क्लास में बने रहने के लिए।